यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो सीए फाउंडेशन के पर्पज़ से है। और अपन नॉर्मली भी जब भी कहीं अपन जॉब करते हैं या फिर अपन को कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं तो अपन को सिचुएशंस देखनी पड़ती है। तो आज उसी चैप्टर के अपन बारे में बात करेंगे जो कि है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर सीए फाउंडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये काफ़ी वेटेज देता है। तो अपन इस चैप्टर के जो भी ही प्रोविजंस है, इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स हैं, अपन उनको वन बाय वन आज अभी समझने वाले हैं कि कैसे ये चैप्टर अपन को पढ़ना है, कैसे इसमें अपन को मार्क्स स्कोर करना है। तो दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नाम से समझना, यहाँ पे सबसे पहले इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। एक दे रखा आपको बैंक, ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे है रिकन्सिलेशन, ठीक है, और थर्ड है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से एक समझ गए होंगे, तुलनात्मक जो चीज़ होती है, तुलनात्मक। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को एक पेपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, या फिर 2 स्टेटमेंट के बीच में कंपेयर करना। जैसे ये स्टेटमेंट ए है और ये स्टेटमेंट बी है, दोनों के बीच में अपन कंपेरिजन है। ठीक है, रिकन्सिलेशन का मतलब होगा मिलान करना। ठीक है, और बैंक का यहाँ से मतलब है जो भी अपने बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे समझिएगा कि क्या है। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सपोज कीजिए ये मिस्टर अंकित है, ठीक है, ये एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, गारमेंट का इनके पास बिजनेस है। ठीक है, अब ये 31 मार्च 2026 को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अकाउंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पाते हैं इनके अकाउंट्स के हिसाब से इनका जो बैंक में बैलेंस है वो सपोज कीजिए 2 लाख रुपए है। बट इनकी जो बैंक पासबुक है वो ये बोल रही कि इनके पास 3 लाख रुपए का बैलेंस है। समझ में आ गया दोस्तों? इनकी जो बैंक, जो इनकी बुक्स है, इनकी बुक्स में एक बैंक अकाउंट होगा, इनके बैंक अकाउंट में इनकी बुक्स के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट में इनके पास बैलेंस है 2 लाख रुपए का, और बैंक पासबुक में इनके पास बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे समझना आप कि यहाँ पे आ रहा है बैलेंस एज पर बुक्स कितना है, 2 लाख, बट बैलेंस एज पर बैंक कितना है, 3 लाख रुपए। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपए का। तो इसके रीजन अपन को आइडेंटिफाइड करना है, रीजन टू बी आइडेंटिफाइड। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको मैं जो आईसीआई की जो नोट्स है उससे पढ़ाता हूँ। देखो, आईसीआई की जो नोट्स बोल रहे हैं कि आईसीआई के नोट्स में कॉजेज ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस देखना है। सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस बता दिया। मिस्टर है इशूड ए चेक टू पीक्यूआर लिमिटेड, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज केस बुक इमीडिएटली, बट बैंक विल रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन द सेम चेक विल बी प्रेजेंटेड टू इट बाई पीक्यूआर लिमिटेड। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। एक एग्जाम्पल बताऊँगा, इससे आपकी ना बहुत सारी सिनेरियो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल का काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल अपना देखिएगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ ये देखिएगा। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पे एक
यहाँ पे जो बैलेंस था एज पर बुक कितना है, 2 लाख। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये जो बैलेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 31 मार्च 2025 में। ठीक है, अब मान लीजिए 30 मार्च 2025 एक दिन पहले उसकी बुक का बैलेंस था, मिस्टर अंकित की बुक का बैलेंस अपने पास 3 लाख रुपए था। ठीक है, अब 31 मार्च 2025 को क्या हुआ, इसने किसी पार्टी से माल खरीदा था। मान लीजिए सपोज करो वो PQR थी, है ना, PQR को माल खरीदा था, तो PQR को माल का पेमेंट करने के लिए उन्होंने एक चेक इशू कर दिया, चेक इशू टू PQR। अब PQR को जैसे चेक इशू किया तो एंट्री क्या हो गई, PQR अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, अब जैसे ही ये चेक यहाँ पे दिया गया, अब पहले इसकी बैंक का बैलेंस, पहले बुक का बैलेंस कितना था, 3 लाख, मेरी बुक्स का मतलब मिस्टर अंकित की बुक्स पे। अब जैसे ही ये 1 लाख का पेमेंट इशू हुआ तो बुक में बैलेंस कितना आ गया, 2 लाख। ठीक है, अब सपोज कीजिए PQR ने ये जो चेक था ये एनकैश करने के लिए बैंक में 10 अप्रैल 2025 को लगाया। ठीक है, ये जो बैलेंस था वो जो चेक था 2025 को लगाया। बैंक PQR के खातों को डेबिट कब करेगा, 10 अप्रैल 2025 को, मतलब 10 अप्रैल 2025 को PQR का बैलेंस 2 लाख रुपए हो जाएगा, 3 लाख में से 1 लाख घट के। लेकिन 31 मार्च 2025 को बैंक का बैलेंस तो 3 लाख रुपए ही है, क्योंकि बैंक से तो ये अमाउंट डेबिट हुआ नहीं लेकिन बुक से हो गया। तो स्टेटमेंट अब इसका कैसे बनाना है, स्टेटमेंट इसका अपन ऐसे बनाएंगे कि बैलेंस एज पर बुक्स कितना है, 3 लाख। रीजन 1 यहाँ पे देंगे, चेक इशूड टू PQR बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर एनकैश। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर एनकैश बाई PQR, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। सॉरी, मेरे यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है, ये जो बैलेंस है ये यहाँ पे 2 लाख रुपए है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया अपना, इस ये ऐड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल आ गया 3 लाख रुपए। और अब यहाँ पे अपन लिख देंगे बैलेंस एज पर बैंक, कितना। तो इसी को अपन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड डिफरेंस बोल रहा है, सिमिलरली फॉर PQR लिमिटेड एंटिटी इन द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली एज द चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, बट द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन इट कलेक्ट मनी इन द रेस्पेक्ट ऑफ दैट। मतलब इसका सिनेरियो सेम कर लीजिए, सपोज कीजिए अब 31 मार्च को PQR को चेक मिल गया, तो इसने अपनी एंट्री कर ली, कैश रिसीव्ड टू अंकित, मतलब जिससे अपन को कैश मिला उसको टो कर दिया, और कैश मिला तो कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। तो मेरे बैंक तो PQR के बैंक कैश बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बैंक में तो वो आया नहीं है, बैंक में वो आएगा 10 अप्रैल को। तो उसके लिए भी वो रीज़न आइडेंटिफाइड हो गया कि चेक मिला है अंकित से, लेकिन उन्होंने अभी एनकैश करने के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो वो वहाँ पे अमाउंट को लेस करेगा। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस हो गया, ट्रांजेक्शन्स का डिफरेंस देख लेते हैं। देर आर वेरियस ट्रांजेक्शन विच द बैंक कैरी आउट इटसेल्फ विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर, एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड और सेविंग बैंक अकाउंट, इट विल बी credited by the bank immediately, but the entry in the cash book will be made only when the customer come to know about it, which is usually at a later stage, similar in the case with the bank charges। ठीक है, सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि इसका सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए बैंक ने मेरे को एक इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 28 फरवरी 2025 को, मेरे पास सेविंग बैंक था, उस पर ₹10,000 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब 29 फरवरी 28 फरवरी 2025 को मुझे पता नहीं था कि मुझे इंटरेस्ट मिला, लेकिन मेरा बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मेरे बुक का बैलेंस क्या है, डाउन है।
मान लीजिए मुझे 30 मार्च 2025 को पता चल रहा है और मैं इस दिन एंट्री कर रहा हूँ, तो 28 फरवरी 2025 के केस में मुझे वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि 10,000 का डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो अपन रिकन्सिल स्टेटमेंट बना लेंगे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बैंक के बैलेंस वो लेस कर देंगे, लेस करने के बाद मेरा बुक का बैलेंस वो मैच हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एरर भी हो जाती है कभी कभी। मिस्टेक और एरर मेड इन द प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स आइदर बाय द बैंक और द कस्टमर कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ओमिशन ऑफ द चेक इशूड, मतलब कभी कभी एरर की वजह से भी डिफरेंस आ जाते हैं, तो वो डिफरेंस सबको आइडेंटिफाइड होना चाहिए। सम ऑफ द आइटम दैट फ्रिक्वेंटली कॉज अ डिफरेंस वैन बुक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक, वैन बुक बैलेंस एज पर कैश बुक इज लेस देन पासबुक। दोनों सिनेरियो इन्होंने बता दी कि मेरा कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक से कब ज़्यादा होगा, और जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है पासबुक से कम कब होगा। कुछ फ्रिक्वेंटली डिफरेंसेस है वो अपन देख लेते हैं। चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट क्लियर। सबसे पहले अपन इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को, वैन बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक इज ग्रेटर देन पासबुक, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर। अब मैंने चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक को, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट किया तो सबसे पहले मैंने मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड किया हो, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन वो बैंक ने क्लियर नहीं किया है। जब तक बैंक उसको क्लियर नहीं करेगा तब तक वो मेरे बैंक में क्रेडिट होगा नहीं, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस हमेशा पासबुक से ग्रेटर देन होगा। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और एक्सपेंस चार्ज कर दिया, चार्ज करते मेरे बैंक का बैलेंस कम होगा, लेकिन जब तक मैं एंटर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो मेरे कैश बुक का बैलेंस कम होगा नहीं, तो वो कैश बुक का बैलेंस ऑलवेज ग्रेटर देन पासबुक होगा ऐसे केसेस में। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी। मान लीजिए बैंक को मैंने ऑलरेडी मैंडेट दे रखा था कि एवरी मंथ आप इस पार्टी को 10,000 या 20,000 रुपये जो भी पेमेंट करनी है आप करते रहिएगा। अब बैंक ने वो डायरेक्ट पेमेंट कर दी, लेकिन जैसे मुझे पता चलेगा तब जाकर मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन जिस दिन बैंक ने वो पेमेंट कर दी और मुझे उस दिन पता नहीं है, तो उस दिन मेरा बैंक का मेरे कैश का बैलेंस मेरे कैश बुक का बैलेंस हमेशा मेरे बैंक पासबुक से ज़्यादा रहेगा। डिसऑनर ऑफ ऑल बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, मान लीजिए मैंने कोई बिल भेज दिया डिस्काउंट के लिए, अब वो बिल डिस्काउंट के लिए भेजा, बैंक ने क्लियर ही नहीं किया और मैंने मेरे ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो वहाँ पे जाके मेरे कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है दोस्तों, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बैंक का बैलेंस आपकी जो कैश बैलेंस है आपका कब ज़्यादा रहेगा, कैश बैलेंस इज़ ग्रेटर देन पासबुक। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, कैश का बैलेंस मेरे पास 1,00,000 रुपये है। ठीक है, बैंक पासबुक का बैलेंस भी 1,00,000 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चेक भेजा बैंक में चेक भेजूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा 2,00,000 रुपये का चेक है सपोज कीजिए, तो मेरे कैश का बैलेंस होगा 3,00,000, लेकिन बैंक में वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो मेरा 1,00,000 रुपये रहेगा ही रहेगा, सेम रहेगा भी, तो यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए बैंक ने सेकंड सिनेरियो में 10,000 रुपये के मेरे ट्रांजेक्शन कम कर दिए, तो ये हो गया 90,000। ठीक है, मान लीजिए 28 फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं, 28 फरवरी 2025 को मुझे पता नहीं था, अब 10,000 रुपये कर दिए तो मेरे कैश का बैलेंस 2,00,000 रुपये आ रहा है, तो सॉरी 1,00,000 रुपये आ रहा है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को हटा के बात करूँ तो 1,00,000 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे 90,000 होगा, तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस 1,00,000 रुपये ही है दोनों का, है ना, कैश का भी यहाँ पे 1,00,000 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे बैंक का भी 1,00,000 रुपये है। बैंक ने मान लीजिए कोई 20,000 रुपये की डायरेक्ट पेमेंट कर दी, यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना बचा, 80,000। ये बात कर रहे हैं अपन 28 फरवरी 2025 की। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला 30 मार्च 2025 को, लेकिन 28 फरवरी 2025 को तो मेरा कैश का बैलेंस ज़्यादा है, बैंक का कम है, तो ये एक ही सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपकी जो कैश का बैलेंस है वो कम होगा पासबुक से। इनके सिनेरियो को समझेंगे, पहले एक बार आप थ्योरेटिकल देख लीजिए यहाँ पे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मैंने चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंटेड नहीं है पेमेंट के लिए, जो भी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था PQR वाला। ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है तो मेरा जब तक मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा वो नहीं होगा। डिविडेंड आ गया, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बाय द कस्टमर। अब देखो ध्यान से बना, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है मेरे कैश का बैलेंस है 1,00,000 रुपये, बैंक पासबुक का बैलेंस भी है मेरा 1,00,000 रुपये।
मान लीजिए बैंक ने कोई मुझे इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये का, और मुझे पता नहीं था, तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। लेकिन मेरा बैंक कैश का बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपये। एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कैश का जो बैलेंस है वो है 1,00,000, पासबुक का बैलेंस भी 1,00,000। मान लीजिए मुझे डिविडेंड मिला 20,000 रुपये का, तो मेरा बैंक का बैलेंस हो गया 1,20,000 रुपये, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मेरा कैश का बैलेंस कितना है अभी भी, 1,00,000 रुपये। तो एक ही डिफरेंस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कैश का बैलेंस हमेशा पासबुक से कम है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कैश का बैलेंस 1,00,000 रुपये है। ठीक है। मेरा बैंक का बैलेंस भी 1,00,000 रुपये है। ठीक है। किसी कस्टमर ने, जैसे मेरे वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट की, तो हो सकता है कस्टमर पे मेरा डायरेक्ट पेमेंट डाल दिया, 2,00,000 रुपये की मेरे बैंक में अकाउंट आकर पेमेंट आ गई, 3,00,000 रुपये हो गए यहाँ पे। लेकिन जब पेमेंट आई मुझे पता नहीं था, तो मेरा कैश का बैलेंस अभी क्या रहा है, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस हमेशा कम होगा 3,00,000 से। ठीक है। अब आ जाइए आगे। एग्जाम्पल, द बैलेंस एज पर कैशबुक एंड पासबुक आर 10,000। कैशबुक और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस 10,000 है। चेक ऑफ 2,000 इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देन द बैलेंस एज पर कैशबुक एंड पासबुक विल बी एज फॉलो। देखिए अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि जो बैलेंस है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि बैलेंस एज पर कैशबुक और पासबुक कितना है, यहाँ पे भी 10,000 है, और दोस्तों यहाँ पे भी 10,000 है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि चेक ऑफ 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है। मैंने वेंडर को 2,000 रुपये की एक चेक इशू कर दी, 2,000 रुपये की चेक इशू कर दी, तो मैंने सबसे पहले एंट्री क्या की होगी दोस्तों, वेंडर के अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा, और मैंने मेरे कैश को क्रेडिट किया होगा। कितने रुपये से, 2,000 रुपये से। अब जब मैंने यहाँ 2,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, तो मेरे कैश का बैलेंस कितना बचा, 8,000 रुपये। लेकिन वो वेंडर ने अभी चेक बैंक में लगाया नहीं है एनकैश करने के लिए, तो मेरे बैंक का बैलेंस कभी कितना आ रहा है, 10,000। वो ये एक एग्जांपल, वो यही ये यहाँ पे यही एग्जांपल दिया है। ठीक है। टू वेंडर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आर द टोटल 10,000। तो यहाँ पे डिफरेंस अपन को फाइंड करके, ऑन द इशू ऑफ द अबोटेड चेक द बैंक अकाउंट इन कैशबुक इज क्रेडिटेड बाय 2,000 एंड द बैलेंस इज reduced to 8,000, whereas the balance in the passbook remain 10,000 until the check is presented for the payment। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है कि द बैलेंस एज पर कैशबुक एंड पासबुक आर 12,000, चेक ऑफ 3,000 इज डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरा बैलेंस है एज पर कैशबुक और पासबुक कितना है, 12,000 रुपये। अब मुझे किसी पार्टी से चेक मिला है, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन क्लियर हुआ नहीं है। जब बैंक में डिपॉजिट किया था, सबसे पहले मैंने एंट्री यहाँ पे मारी होगी 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे प्लस किया होगा, तो मेरा बैंक कैश का बैलेंस कितना आ गया, 15,000 रुपये। लेकिन बैंक ने वो चेक अभी क्लियर किया नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ा नहीं है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरा, 12,000। ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए, वैन द चेक इज डिपॉजिट टू बैंक द बैंक अकाउंट कैशबुक इज इंक्रीज बाय 50,000। कैश बुक का जो बैलेंस है 50,000 होगा, बट द बैलेंस इन द पासबुक रिमेन 12,000 अंटिल द चेक इज क्लियर। ठीक है दोस्तों, बाकी की चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।